नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल IWA एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर 18 डिस्कस करेंगे। हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी के, जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के लिए एक रामबाण क्लास होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। यह वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाला है। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हिंदी से प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे आज हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल IWA एजुकेशन को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के साथ साथ जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दें। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये वीडियो। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, कितने प्रश्न आपने सही किए थे। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा हिंदी का, प्रश्न नंबर 1 विद्यालय शब्द में है। तो ये पूछ रहा है आपसे, विद्यालय शब्द में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कौन सा संधि है विद्यालय शब्द के अंदर। जैसे कि आपने संधि, मैंने पिछली क्लास में बताया संधि क्या है। संधि संधि कितनी, स्वर संधि है। विद्यालय शब्द के अंदर कौन सी संधि है, स्वर संधि है। अब संधि कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारा स्वर संधि हो गया, दूसरा क्या होता है हमारे पास, व्यंजन संधि होता है, तीसरा क्या होता है हमारे पास, विसर्ग संधि होता है। तो स्वर संधि यानी कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। विद्यालय, विद्यालय के अंदर कौन सी संधि है, ये हमें पता होना चाहिए। विद्यालय के अंदर कौन सी संधि है बेटा, इसके अंदर है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे, जहाँ भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ से हमारा शब्द टूटता है। जैसे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करते हैं तो किस तरह से करेंगे, विद्यालय। तो विद्यालय यानी विद्या प्लस आल्य। तो इसमें कैसे टूटा हमारा, यानी आल्य भी हमारे बड़े आ से टूटा और विद्या भी हमारा बड़ा आ से टूटा। यानी बोलें तो यहाँ पर जहाँ भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ से टूटता है, वो कौन सी संधि कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। तो बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाए, स्वर संधि। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 है, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा है पवन का संधि विच्छेद होगा, पै धन प्लस बन, पव धन प्लस अन, पो धन प्लस अन, पव प्लस न। तो देखिए पवन अगर संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो पवन का संधि विच्छेद होगा पौ धन अन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं, अगर अन को कैसे बनाएंगे, तो ओ ऑन ए प्लस ए सब मिलकर के क्या बनता है हमारा, अब बनता है। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा पौन धन प्लस अन, यानी बोलें तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। और ये किसका, अयादी संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, हिंदी में वचन होते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो आप सभी जानते होंगे। हिंदी के अंदर अगर वचन की बात करें तो 2 वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे प्रश्न नंबर 4, भारतीय का बहुवचन होगा। दोस्तों यहाँ पर बताना है भारतीय जो शब्द है हमारे पास, उसका बहुवचन क्या होगा। तो भारतीयों, भारतीयों और भारतीयों या बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। क्या होगा, भारतीयों। तो हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, और ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। देखिए जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द।
क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। कौन सा शब्द कहेंगे? अविकारी, यानी जिसमें कोई विकार ना हो उसी को हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें विकार उत्पन्न हो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, शब्द के सही रूप का चयन करें। देखिए यहाँ पे जो शुद्ध रूप है वो पूछ रहा है, यानी कवित्री, कवि, कवयित्री, कवियत्री। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सा प्रश्न ऑप्शन लॉक होगा यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को लगाया है बिल्कुल राइट है। तो देखिए कवियत्री को हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए कवियत्री को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए गए हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो आपको बताना है कवि, कवि का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कवि के स्त्रीलिंग के रूप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कवित्री, कवि, कवयित्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवयित्री हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने बताया प्रश्न नंबर 6 में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? बेटा यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तत्सम। यानी तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द में यानी हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को लगाया है बिल्कुल राइट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे अग्नि, तो अग्नि क्या है? गृह है। तो ये हम इनका यूज क्या करते हैं? हिंदी में करते हैं, यानी संस्कृत के बे शब्द, ये सब की क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इनका यूज हिंदी में भी करते हैं, हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों जहाँ भी हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा पद कहलाता है, कौन सा समास होता है? तो आप लगाएंगे द्वंद्व समास होता है। जहाँ के दोनों, जैसे आपका देख पा रहे हैं द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर हमारा हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। और द्विगु समास आप जानते ही हैं कहाँ पर होता है? जहाँ भी कोई भी एक संख्यावाचक यानी पहला पद यानी संख्यावाचक हो, बहुब्रीहि समास जहाँ पर दोनों पद अप्रधान हो और वह तीसरे पद की तरफ इंडिकेट करता है, वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, शुद्ध शब्द है। देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए भ्रष्ट, ऑप्शन बी भ्रष्ट, ऑप्शन सी भ्रष्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। भ्रष्ट कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो भ्रष्ट शब्द का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो देखिए जो अनुरक्त है, अनुरक्त का मतलब क्या होता है? अनुरक्त यानी ऑप्शन ए आरक्त, ऑप्शन बी विरक्त, ऑप्शन सी निरक्त, ऑप्शन डी आसक्त। तो अनुरक्त का मतलब होता है विरक्त। ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने लगाया है वह बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुरक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? विरक्त होता है। विरक्त क्या मतलब होता है? विरक्त। तो अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए सेशन को दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? देखिए यहाँ पर बेटा आपको बताना है कौन से शब्द तत्सम है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि तत्सम पूछ रहा है। काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, औष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। यानी सभी शब्द कैसे होने चाहिए बेटा? तत्सम होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि ये सभी किसके हैं? ये तत्सम के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम हिंदी में भी बोलते हैं और वैसे ही किसके शब्द हैं हमारे?
संस्कृत के हैं। इसी के साथ साथ हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में कुस उपसर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा है कु उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग आपको पता है शुरू में लगाया जाता है, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो देखिए कुशल के अंदर हमारा क्या है, कु उपसर्ग नहीं है। तो कुशल यहाँ पर क्या है, कुशल लिखा है, तो इसके अंदर हमारा कु उपसर्ग नहीं लगेगा, कुश प्लस अल। तो हमारे पास कुकर्म के अंदर भी क्या है, कु उपसर्ग है। कुचाल के अंदर भी क्या है, उपसर्ग है। कुरूप के अंदर भी क्या है, एक कु उपसर्ग है। लेकिन अगर कुशल की बात करते हैं तो कुशल के अंदर हमारा ये कु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा है किस शब्द के में कु उपसर्ग नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो हमें नहीं है वाला लगाना है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में होता है, जैसे पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर बताना है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय हमेशा हमारे लास्ट में लगाए जाते हैं। तो पुजा ऋण, ऋण में क्या है हमारा प्रत्यय लगाया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए जिसने लगाया है बिल्कुल राइट है। और हम बात करते हैं जैसे पुजा ऋण, तो पुजा ऋण, तो पुजा राइन, पुजा रीन, तो ये क्या है हमारे पास, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक हो जाए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी, तो देखिए जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है हमारा, हमेशा आप द्विगु समास लगाएंगे दोस्तों। तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और वो किसी का बोध कराए उसे कहते हैं हम द्विगु समास। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया बिल्कुल राइट। जैसे त्रिलोक, जैसे चौराहा, यानी इसमें पहले सब क्या आ रहे हैं हमारे, संख्यावाचक आ रहे हैं। और जब भी हमारा संख्यावाचक शब्द आए, और जैसे चार राहों, चार राहें, तो क्या है ये हमारे पास द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न है 16, द्वंद्व समास है लंबोदर में, अंधकूप में, नर नारी में, शरणागत में। तो देखिए यहाँ पर आपका द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपका जैसे कि लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा हमारा लंबोदर। द्वंद्व समास की बात कर रहा है शरणागत। द्विध समास का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों पद क्या होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए, जैसे कि नर और नारी। और ये डैश का भी ध्यान रखेंगे, जहां भी ये आए तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 17, नगर में रहने वाला जो कहा जाता है। देखिए जो नगर में रहता है उसे क्या कहा जाता है, नगर में रहने वाला जो कहा जाता है शहरी, नागर, नगर वधु, नौकर। तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रश्न नंबर 17 की, नगर में रहने वाला जो कहा जाता है, तो नगर में रहने वाला कौन कहलाता है, ऑप्शन ए शहरी, नागर, नगर वधु, नौकर। तो देखिए इसके अंदर जो नगर में रहने वाला होगा हमारा, वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नगर में रहने वाला नागर हो जाएगा, ना कि शहरी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक कौन से होते हैं दोस्तों, जो एक ही जाति के हों, यानी उसके कई सारे रूप हों, तो कौन सा कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। सेसब, सेसब क्या है, ऑप्शन ए क्या है सेसब, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पुस्तक। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है हमसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक देखा क्या है, ये कौन सा कहलाएगा भाई, बताइए कमेंट करके पुस्तक कौन सा है। पुस्तक कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, कौन सा है,
भाववाचक है। कौन सी संज्ञा है ये हमारी कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा नहीं है इसमें, तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखो लोहा, लोहा बहुत सारे हैं, लकड़ी क्या बहुत सारी है, पुस्तक क्या बहुत है एक ही जाति की, तो ये क्या सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन से सब क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमसे नहीं है पूछा है। तो नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, से सब हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान का मतलब क्या होता है, जानते हैं, अपादान यानी किसी से अलग हो जाना, संप्रदान यानी किसी को समर्पित कर देना, यानी किसी को दे देना, संप्रदान। जैसे ऑप्शन ए, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ऑप्शन बी, राम घर पर सो रहा है, राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक हो जाए, क्योंकि को, जहां भी को का लोप हो वो किसके लिए है, संप्रदान के लिए बेटा, किसके लिए, संप्रदान के लिए। यानी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो जहां भी को आए बीच में वहां पर क्या है, हमारा संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, ये वह स्वतः ही जान जाएगा, मैं वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है, कौन सा है, वह स्वतः ही जान जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। सर्वनाम कौन सा होगा, यानी निजवाचक होगा, क्योंकि वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी निजी यानी अपने बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, निजवाचक हो जाएगा। और सर्वनाम कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है, 4 दिन में किस प्रकार विशेषण है। देखिए 4 दिन विशेषण पूछा है, विशेष से नहीं पूछा है। विशेष से क्या हो जाएगा यहाँ पर, और दिन क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 दिन में कौन सा हो जाएगा, परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक, या गुणवाचक, एंड अनिश्चय संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन बोल रहा है ना, 4 दिन क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक है। 5 दिन, 6 दिन, ये क्या है, एक निश्चित संख्यावाचक है। क्या है, एक संख्यावाचक है, लेकिन क्या है, एक निश्चित है। एक क्या है, परमानेंट है, यानी एक संख्या है जिसके अंदर एक क्या है, निश्चित है। निश्चित है तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल लॉक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। यहाँ पर सर्वनाम नहीं पूछा है, सर्वनाम का भेद नहीं है पूछा है। तो सर्वनाम यानी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, भेद नहीं है पूछा है। तो निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक। जैसे कि हमारा अगर हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर सर्वनाम के अगर भेद की बात करते हैं तो निजवाचक भी क्या है, हमारे सर्वनाम का भेद है। प्रश्नवाचक है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कमेंट करके, आपको कौन सा प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो देखिए हमारा गुणवाचक क्या है, सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक भी हमारा सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक भी, निजवाचक की, लेकिन गुणवाचक हमारा सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, वह सारी रात भर पढ़ता रहा। ऑप्शन बी, वह सारी रात पढ़ता रहा। वह रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। तो देखिए शुद्ध वाक्य पूछा है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा,
बताइए कमेंट करके दोस्तों, ऑप्शन बी या ऑप्शन ए या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर दोस्तों शुद्ध वाक्य पूछा है तो वह सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि देखिए बाकी सभी कोई भी मेल नहीं खा रहा है, बाकी सभी रॉन्ग है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, काला अक्षर बराबर, जैसे कि आपने देखा होगा काला अक्षर तुमने सुना होगा भैंस बराबर, जैसे कि आपने बड़े बड़ों को से सुना होगा। तो काला अक्षर डैश डैश बराबर, तो किसके हो जाएगा, भैंस बराबर। क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। ये तो हर एक मुझे लगता है जो गांव से बिलोंग करता है वो कर ही लेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए आसमान फट जाना का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताना है। कौन सा मुहावरा है, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया बिल्कुल राइट है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं, जिससे कि हमें पता चले। और अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 26, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। क्या नहीं होता, आकार नहीं होता। देखिए यहाँ पर आकार लग गया, आकार नहीं होता, आकार नहीं होता। तो सरोकार, निराकार, साकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो यहाँ पर आकार होगा। तो क्या आकार नहीं होता, सरोकार होते हैं, निराकार होते हैं, या साकार होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। कमेंट करके जल्दी बताइए बच्चों। तो अगर देखिए अगर हम बात करते हैं ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो कैसा होता है, नहीं होता है यहाँ पर पूछा है। तो कौन सा लगाएंगे आप, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। और अगर आपने हमारे चैनल IW एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा, यानी निराकार होते हैं, यानी और ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं। कैसे होते हैं, निराकार, यानी कोई भी आकार, यानी कोई भी हम उनकी बोले तो अनलिमिटेड, असीमित, यानी बहुत बड़े होते हैं, यानी कोई से हमने देखा नहीं। क्या भगवान क्या है, महसूस किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 27, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। देखिए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। दोस्तों आगे यहाँ पर प्रश्न और ये आएगा 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास कौन से है, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, सेवा सदन, मंगलसूत्र। तो यहाँ पर अधूरे उपन्यास पूछा तो कौन सा हो जाएगा, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास कौन से हैं, मंगलसूत्र। ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। किसके हैं ये, मंगलसूदन के हैं। मंगलसूत्र किसका है, अधूरे उपन्यास यानी प्रेमचंद्र के हैं, प्रेमचंद्र के हैं। तो ध्यान में रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ गबन, रंगभूमि और सेवा सदन, तो ये सभी किसके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पे पहला प्रथम पूछा है, जो प्रमाणित ग्रंथ था तो सतसई, रामछला, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल। तो पृथ्वीराज रासो पहला ग्रंथ था, ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, 30 प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे आप, किसने लिखी है ये पंक्ति। तो आप लगाएंगे निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निराला। किसने लिखा है इसको, निराला के द्वारा। किसकी पंक्ति है, निराला की। तो दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, आपका कितना स्कोर यहाँ से बना। और अगर आपने चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको डेली यहाँ पर डेली क्लासेस मॉर्निंग में यहाँ पर 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। और आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। धन्यवाद।